नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा भाग 3। कई रोज हो गए, नीरू बाहर नहीं निकली। ज्यों ज्यों नीरू अंधेरे में रहने लगी, सुरेश प्रकाश देखने लगे। अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र आकाश में रंगीन पंख खोलकर उड़ते हुए पक्षियों की तरह सजीव जान पड़ने लगे। सुरेश की पहले की शंका सत्य के आलोक में लीन हो गई। 3-4 दिन तक नीरू तूफान के समय की नौका विहारिणी की तरह कूल से बंधी बंद नाव के भीतर जैसी बैठी रही। वेग कुछ शांत होने पर नाव को विहार के उद्देश्य पर नहीं, जैसे स्वास्थ्य, शरीर नियमन, दिनचर्या आदि के विचार से कूल ही कूल वाहित करने लगी। सुरेश को बुलाकर उसने कहा, चुपचाप बैठे बैठे मन निष्क्रिय हो रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। किताबें थोड़ी ले आई थी, मैं चाहती हूँ आप जमींदारी का हिसाब मुझे समझा दें। चिरू का रुख इधर हुआ तो सुरेश का मानसिक विकास कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह बही खाते खोलकर एक एक बात बताकर समझाते समय एक एक कला ह्रास पाने लगा। चिरू सुरेश की सच्चाई की परीक्षा न कर रही थी। उस दृष्टि से हिसाब देखने का उसका उद्देश्य न था। वह केवल अपने मर्ज की दवा कर रही थी। वो चकते हुए चित्त को एकमुखी करती हुई पर मरीज सुरेश बाबू उसके प्रश्न से जैसे क्षतस्थान की वेदना का अनुभव करने लगे। मुकदमों के खर्च का ब्यौरेवार हिसाब नहीं, कार्य की अधिकता से उन्होंने एक ही 2 अंकों में खर्च लिख दिया है। 15 रुपए के दावे में 45 रुपए का खर्च, पौचर नहीं। आमदनी और खर्च का हिसाब देखकर नीरू मन ही मन असंतुष्ट हुई। पिता के समय के बही खाते मंगवाए। सीर की पैदावार आधी रह गई थी, लगान बढ़ गया था, पर फायदा आधा भी नहीं। रकम सिवा की आमदनी 5 आने रह गई। और जितनी बातों में मुख्तार की सफाई दिखाने की गुंजाइश रहती है, उधर नीरू ने ध्यान नहीं दिया। उसके पिता के समय चोरी की कोई बात न थी, वे स्वयं देखते थे और हिसाब साफ रखवाते थे। सुरेश बाबू ने लगान की वृद्धि तो दिखाई, मुकदमों में वृद्धि से अधिक खर्च था। जमींदारी के और बहुत से हथकंडे थे जो नीरू की समझ में नहीं आए। सुरेश कच्ची रसीद देते थे, 15 के पट्टे पर जबानी 25 तय कर लेते थे। लोगों से बेगार लेकर खर्च का हिसाब जोड़ते थे। बबूलों की बिक्री में आधी रकम साफ कर जाते थे। इस प्रकार 2-3 रोज नीरू ने खाता देखते हुए पार किए। सुरेश का स्नेह वाला स्वर मंद पड़ने पर भी नीरू की भक्ति अचल रही। कल ब्रह्मभोज होगा, आज से तैयारियां शुरू हो गईं। आटा घी आदि सुरेश के स्वस्थ क्षणों में आ चुका था। न्योते फिर चुके थे। लोगों ने सलाह पक्की कर ली थी। एकांत में पहले बहुतों ने ओजस्विता पूर्वक विरोध किया था। कहा था, सीधा लेंगे, उनके यहाँ जाकर खाना ठीक नहीं, वहां औरतें बेलाने जाएं, यह अपमान की बात है। कुछ लोगों ने कहा जाए कि गांव वालों की सलाह है कि मालिक कथा सुने और फिर उसका ब्रह्म भोज किया जाए। कुछ जन दूसरे गांवों से भी बुला लिए जाएं। लोगों को बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि इस तरह दूसरे गांव वाले भी हमारे साथ रहेंगे तो कहने की कोई बात न रहेगी। फिर सुरेश बाबू से ऐसा कहे कौन, यह विचार होता रहा। कहा गया कि मुखिया कहें, पर मुखिया सुरेश बाबू के सरस मुख और अपनी मधुर कथा की कल्पना कर मुकर गए। कहाँ क्या हमारा ही जी भार है। तब तक किसी ने कहा, मालिक हमारे गांव के राजा हैं, राजा भगवान का अंश रहता है, राजा का धन उनके घर पर भी ग्रहण करने पर ब्राह्मण को दोख न लगेगा। बात लोगों को पसंद आई और मुखिया यह संवाद देने के लिए तैयार हो गए। एक ने आपस में दूसरे को मुखिया की पत्नी संबंध से याद करते हुए इशारा किया। कड़ाही पर कौन कौन बैठेगा निश्चित हो गया और यथा समय लोग डेरे पर आकर इकट्ठे होने लगे। अगर 2-1 रोज पहले सुरेश बाबू से सलाह ली होती तो उन्होंने इनकार कर दिया होता। धीरे धीरे शाम हो जाने पर प्रबंध जोरों पर आया। नीली को गांव की लड़कियों के बीच बड़ी खुशी है, जैसी जनता के बीच नेता को होती है। बिस्तर बिछे हुए, चारों ओर बड़ी बड़ी परातों पर माड़ा हुआ आटा और मैदा रखा हुआ, लालटेन और मशालें जलती हुई। बड़े आंगन के बगल गुइल तिछे बिस्तर और पत्तलों पर स्त्रियां कचौड़ियां बेल बेल कर फेंक रही हैं। साथ गीत चल रहे हैं। कार्य की महत्ता से शोरगुल बढ़ा हुआ। एक बगल नीरू बैठी हुई, मन में अनेक प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना में लीन। इसी समय एक युवती ने घूंट हटाकर उसकी तरफ देखकर पूछा, एक गुइयां ब्याह के गीत तो नहीं सुनने की इच्छा? सुनाओ। मंद हंसकर देखती हुई नीरू बोली, तुम्हारा ब्याह कब हो रहा है? चपला सखी ने स्वर में दूरदर्शिता सूचित की। बहुत जल्द। नीरू गंभीर होकर बोली, बड़ी उतावली होगी। मर्मज्ञता से देखती हुई, रात को नींद नहीं आती, तारे गिना करती हूँ, कमरे में धनिया। वैसी ही गंभीरता से नीरू ने कहा। युवती जोर से हंस पड़ी। उसकी सास कुछ दूर उसके पास ही बैठी गीतों का नेतृत्व कर रही थी। उसके हंसने के साथ ही गीत बंद हुआ था। क्या ही कर रही है, चल बेल जल्दी, कहकर नीरू को देखकर मुंह फेर कर नए गीत के प्रारंभ में स्वर भरा। बहू ने फिर प्रश्न किया, तो इतनी बेचैनी क्यों सहती हो? ब्याह कर लिया होता,
चलते गीत के मोहच्च स्वर की छाया में रहकर पूछा, इच्छा तो थी, पर अच्छा कोई देख ही नहीं पड़ा। नीरू बहू की कचौड़ी देखती हुई बोली, वह पहले से अभी तक पूरी ना हुई थी। बहू भी रस को छोड़कर कटरश कचौड़ी की चारुता बनाने में न थी। पूछा, तो इन्हें तुम्ही ने पसंद किया है? हाँ, कहाँ के हैं? तब तो विलायत के कहना चाहिए। नीरू अपना सेंटेड रुमाल नाक से लगाकर बोली, जैसे घी की तीव्र सुगंध से उगता गई हो। वाक्य ने बहू के हृदय को हिला दिया। संभल कर सूक्ष्मदर्शी आलोचक के स्वर में पूछा, कैसे तुमने उन्हें देखा? वे हमारे यहाँ आया करते हैं, वहीं खाना खाते हैं। कभी कभी भाई साहब के साथ। चिरू जानबूझकर कह रही थी, घर में काम है, मैं अभी आती हूँ, दूध जल जाएगा, दुधंड उतार कर रख देना है, कहकर युवती उठी और आपाद मस्तक ढकी हुई बाहर निकल गई। नीरू सभ्यता के विचार से बैठी थी। उसके जाने पर मन को कचौड़ियों का पकना देखने की ओर लगाए। एक साथ मोटी मोटी कितनी पर और निकल रही थी। नीरू निश्चय कर रही थी कि उसका भीतरी भाग कच्चा रहता होगा। इसी समय हाँ 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 की आवाज आई। दरवाजे के पास बैठी हुई स्त्रियां चिल्लाईं। स्वर में समझ भरी हुई, क्या है क्या है? कराही पर बैठे मर्दों ने आवाज दी। स्वर से विषय की अज्ञता सूचित होती हुई फर्गे आकर देखे हुए था जैसे चमार कहीं का। एक वृद्धा ने बेलना उठाकर कहा, जाता है या दुम तान कर कनपटी पर। प्रकाश काफी था। तब तक औरों ने भी देखा। इसमें तो पैर रोक दिया। हद है, या दिया जाए प्रसाद। कड़ाही वाले उठकर बोले। नीरू ने भी देखा, तुरंत उठकर पास चली। छूना मत उसे। इधर की स्त्रियों ने आतुरता से कहा। नीरू को हिंदू संस्कारों ने जैसे जकड़ लिया, ज्यों की त्यों खड़ी रह गई, पर दृष्टि आगंतुक से बंधी हुई। दीदी, रामचंद्र बोला, जैस बड़े कष्ट से बोल पाया हो। आंखें छलछलाई हुई। वह उसी को खोज रहा था। छाए वाष्प की आंखों से दृष्टि रुद्ध हो रही थी। पुनः अनेक आदमियों में आदमी ही आदमी देख रहा था। परिचित कोई मुफ नहीं। इस समय जो कुछ समझ में आया वह अवज्ञा सूचक स्वर था। बालक गया भी वहीं तक जाने के लिए था। वह जानता था आज ब्रह्मभोज है और ऐसे शुभ मुहूर्त में वहीं तक मेरी गति है। उससे अधिक एक अछूत की नहीं होती। मैं नाई कहार की इज्जत भी नहीं रखता, इसलिए दूर दरवाजे पर खड़ा जिसके लिए गया था उसे खोज रहा था। बालक की मुखाकृति और आमंत्रितों की अवज्ञा से नीरू की सहानुभूति उद्वेलित हो उठी, पर पैर न उठे। देह और प्राणों की भेदात्मिकता का स्पष्ट रूप उसके भीतर और बाहर लक्षित हो रहा था। क्या है रामचंद्र? उसी सहानुभूति के स्वर में नीरू ने पूछा। उसके दर्द की अव्यर्थ दवा हुई। आंखों से आंसुओं का तार बंध गया। बालक खड़ा सिसकियां भर भर कर रोने लगा। ये उसके लिए निर्दोष के लिए कितना बड़ा अपमान था, वहां कोई नहीं समझा। उसकी प्रकृति रुला रुला कर समझा रही थी। भावरस की बूंदें कपोलों से बह बहकर पृथ्वी पर टपकीं। कुछ देर बाद बरसे हुए मेह के बाद के आकाश की तरह बालक का मन आप हल्का हो गया, जैसे क्रोध और अपमान का आंसुओं द्वारा पूर्ण रूप से बदला चुका लिया गया और यह कठोरता का कोमलता से दिया गया उत्तर अंतर्यामी के समझाने के लिए रह गया, भविष्य के विश्व के निर्माण के लिए। चिरू प्राणों से उसके बिल्कुल नजदीक थी, जैसे अपने आंचल से उसके गाल और आंसू पहुंच रही हो। सुरेश दूर कुर्सी पर बैठे देखते हुए नीरू के कोमल भाव के लेप से बालक बिल्कुल शांत हो गया। फराल कंठ पर झंकृत वीणावादिनी के स्वर सा परिष्कृत हिंदी में बोला, दादा ने कहा है। सुनते ही नीरू जैसे नई चेतना से अप्राण पुलकित हो गई। संपूर्ण एकाग्रता दोनों आंखों से निकलकर बालक की दोनों आंखों पर आशीर्वाद की तरह न्यस्त हुई। बालक कहता गया, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। दादा ने कहा है जो आपने 20 रुपए की स्कॉलरशिप देने की आज्ञा की, पर चूंकि मैं अपने भरण पोषण भर के लिए उपार्जन कर लेता हूँ, इसलिए आपकी कृपा का फल दूसरे के लिए छोड़ता हूँ। इस गांव में हमारी जो स्थिति है, इससे हम यहाँ रह नहीं सकते, यह आप समझती होंगी। अन्य जिन कारणों से किसी को गांव में रहने का मोह होता, वे हमारे लिए नहीं रहे। हम आपके कुएं से पानी भर भरने के गुनहगार थे। हालांकि कुआं हमारा ही खुदाया हुआ है, फिर भी खेत बेदखल हो जाने के कारण आपकी जमीन पर है। आप तय है, आप ज्यादा जनों के लिए हैं, मैं अकेला हूँ। सिर्फ घर है, पर आगे बिना मरम्मत के पुराना होकर थोड़ा बहुत बैठकर, वह भी नियमानुसार आपका होगा। इस तरह यहाँ हमारा कुछ नहीं। मैं आज ही आया हूँ और घर वालों को लेकर आज ही चला जाऊंगा। कहकर प्रणाम कर बालक लौट पड़ा। सिर उधर नहीं देखा। चिरू के प्राण जैसे बालक के पीछे लगे हुए उच्च स्वर से पुकार कर कहते गए, रामचंद्र लौट आओ। तुम्हारा जो कुछ था वह सब तुम्हारा ही है। तुम्हारे जैसे स्नेह सगे के लिए, सत्य मनुष्य के लिए पहले स्थान है। पर नीरू चित्रार्पितवत खड़ी रही। दूध उतारने के बहाने युवती घर गई। पति वहीं घर ताक रहे थे। युवती के मन में सुरासुर करों की कर्षित रज्जू से जो समुद्र मंथन हो रहा था, उसका निकला हुआ अग्रल पति को एकांत में बुलाकर महादेव की तरह का समर्थ समझ अपने देवता समाज की रक्षा के लिए सावधानी से पिला दिया।
बिटिया रानी की जिनसे सगाई हो रही है, वे विलायत से लौटे हुए हैं, सुरेश बाबू के साथ बैठकर जए हुए। इस तरह अपने साथ इन्हें भी बहा ले गए हैं। युवती ने बड़े ढंग से बिटिया रानी से बातें करते हुए यह मतलब की बात निकाल ली। इनके साथ पान पानी वाला संबंध रखना ठीक ना होगा, ये इस तरह गांव को भ्रष्ट कर देंगे। सबके साथ बिटिया भी बैठी है, गीले आटे का छुआव है। ऐसा जानबूझकर धर्म लेने के लिए किया गया है कि फिर आगे कहने का मोह न रहे। बिटिया सिर्फ देखने को उतनी बड़ी हो गई है, शौर बिल्कुल नहीं है। युवती दिल लगी के पद से दिल लगी करने लगी तो वे अपने ही मुंह ब्याह की बात कह चली। भगवान की इच्छा थी, नहीं तो कल किसी का धर्म ना रह जाता। पति से एकांत सामीप्य प्राप्त कर फिसफिसाते मधुर विश्वस्त स्वर से युवती ने कहा। महावीर सुनकर भौहें कुटिल कर पदक्षेप से कोने में खड़ी की तिलवाई लाठी लेकर बाहर निकला। युवती ने मुड़कर देखकर कहा, किसी से लड़ाई न करना, अभी से कह देती हूँ। तैट चुपचाप गंभीर स्वर से कहकर धर्म रक्षा के लिए संदेशवाहक अग्रदूत की तरह महावीर बाहर निकला और गांव के मुखिया के द्वार पर पहुंचकर जोर से लाठी का गूला दे मारा और मुखिया हो कहकर ऊंची आवाज लगाई। मुखिया थे, बाहर निकले। अंधेरे में मुस्कुराकर महावीर से पूछा, क्या है, इतनी रात कैसे आए? महावीर ने संक्षेप में हाल कहा। मुखिया महावीर न थे। पुलिस, महाजन और जमींदार के प्रति उनकी समदृष्टि थी। मन में अपना मतलब गांठकर महावीर को बढ़ावा देकर गांव के 4 भले मानसों को बुला लेने के लिए कहा। साथ साथ इस धर्म की रक्षा के उद्देश्य से आए महावीर को धन्यवाद देना भी न भूले। जो लोग कराही में थे उन्हें महावीर जानता था, इसलिए न्योते वाले दूसरे लोगों को बुलाने चला जिनकी दूसरों पर धाक थी। अत्यंत आवश्यक समस्या है कहकर 4-5 अच्छे किसान ब्राह्मण एकत्र कर लिए और मुखिया के यहाँ लिवा लाया। मुखिया बैठे हुए तंबाकू थूक रहे थे। द्वार पर दिया भी मंगवा लिया था। अपने विचार के निष्कर्ष पर भी पहुंच चुके थे और भविष्य में प्राप्त उसके फल की कल्पना कर रहे थे कि महावीर आदमियों को लिवा कर पहुंचा। बार बार कहना पड़ेगा। इसी विचार से वहां विषय की चर्चा नहीं सुनाई। नमस्कार पलागों करके समागत ब्राह्मण चारपाई पर बैठे महावीर को मर्म तक देखते हुए जैसे आए हुए आदमियों के सामने समाचार कहने के लिए मुखिया ने आज्ञा की। महावीर धर्म के रक्षक श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कह चला और लोगों को शंकित, चकित, त्रस्त, क्षुब्ध, खुद्वेलित और धर्म की रक्षा के लिए बद्ध परिकर करते हुए कथा समाप्त की। क्या राय है? मुखिया ने पूछा। जैसी पंच की राय, बलई सुकुड़ बोले। हाँ भाई, पंच परमेश्वर बराबर हैं। कालिका मिसिर ने कहा। रामधार गांव का साथ छोड़ने वाला नहीं। जोरदार गले से रामधार पांडे ने कहा। देवी दीन दुबे जनेऊ की कसम खाकर बोले। सब आदमी सलाह कर लेव, फिर देख लेव। देवी दीन आगे ही हैं, नहीं तो यह छानबे नहीं। तात महावीर से ना रहा गया। किसी को असलियत पर ना आते हुए देखकर गर्म पड़कर बोला, भाई सुनो, धर्म पहले है। भगवान धर्म के लिए वनवास को गए और रावण को मारा। हमारे सामने तो बस कूड़ी ही कचौड़ी है। अरे तो कौन पहुंचा पहले देता है। बलई बोले, यह सीढ़ी है। कालिका मिसिर ने कहा, जैसे यही भगवान को जानता है। थन स्नान कर रामायण पढ़े बिना पानी नहीं पीते। सलाह कर लेव, जैसी ताल पड़े वैसा किया जाए। क्यों मुखिया? हाँ भाई, ढीले स्वर मुखिया बोले। अब हमारा तो समझा बूझा नहीं कि कहाँ विवाह हो रहा है। हम तो जानते हैं कि मालिक हैं, बुलाया है। अपनी कड़ाही है, कुछ दोख नहीं। रामधार जीव से होंठ चाट कर बोले। मुखिया, समझदारी की बात तो यही है। फड़फड़ाना ठीक नहीं, सब काम सलाह से होना चाहिए। तेरे तो लाड़ टपकती है पूरी देखकर। महावीर से ना रहा गया। देवी दीन ने कहा, सब खाएंगे तो तू उपास न करेगा, पाव भर औरों से ज्यादा खाएगा। बहुत बलक मत, पंचों की राय से काम होगा। मुखिया पुराने हैं, इनको आगे आगे चलने दे। भाई सुनो, मुखिया बोले, आंख और कान से 4 अंगुल का फर्क है, बस समझ लेव। समझ में किसी के नहीं आया, पर सब समझदार की तरह सिर हिलाने लगे। तो क्या कहते वो मुखिया? बलई ने पूछा। भाई सुनो, मुखिया सिर झुकाए और आंखें उठाए हुए बोले, फन तो कह चुके, पाप देखे का है, सुने का नहीं। सहमत और असहमत दोनों भाव वाले एकाग्र होकर सुनने लगे। कुछ देर तक जवाब न मिलने पर मुखिया ने फिर कहा, जगन्नाथ जी में 7 जात के लोग एक साथ खाते हैं, घर लौटकर अपना अपना धर्म कर्म करते हैं। अभी लोगों की समझ में विशेष बात नहीं आई, सिर्फ रामाधार को कुछ आशा बंधी और महावीर जगा। फिर भी किसी को कुछ कहते न देखकर मुखिया बोले, जब कहो कि रेल में मुसलमान किरस्तान सब रहते हैं, पानी ना पिएंगे, धर्म चला जाएगा। तो इस तरह धर्म नहीं जाता। कहा है, आपातकाले मर्यादा नास्ती, हमारे गांव के मालिक हैं। कहा है, राजा जोगी अगिन जल, इनकी उल्टी रीति, ना जाने कब क्या कर बैठे। इनसे विग्रह ठीक नहीं, फिर हमारे अपने नहीं, और हमारा सर बस इनके हाथ में है।
काची कुर्मी तमोली तेली बर्मा भोज करते हैं, सब लोग जाते हो और दक्षिणा ले आते हो, तब धर्म कहाँ बह जाता है। हमारा इनका जितना व्यवहार है उतना न तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा इनका सदा संबंध व्यवहार रहेगा। ये जमींदार हैं, हम रियाया। फिर जब कड़ाही हमारी है तब क्या बात है, चाहे जिनके घर ब्याह करते हों, ये ब्याह हो जाएगा तो भी खावेंगे सब लोग। अकेले विरोध की पूरी शक्ति रखने की दुर्बलता को अस्वीकृत करते हुए महावीर ने पूछा, ये तो मूसर है, पक्का ना आज समझे ना कल। सब लोग उठकर मुखिया से पालगी करके अपने अपने घर चले। महावीर परास्त होने पर भी मन से पराजय स्वीकार न करता हुआ कंधे पर लठ रखे सोचता हुआ चला। सबके चले जाने पर मुखिया उठकर डेरे चले सुरेश बाबू से मिलने, यह सोचकर कि आज रात भर जगमग रहेगी। महावीर घर आकर पत्नी से बोला, सबके सब चमार हैं, री जाएंगे, धर्म धर्म करते ही हैं, जी से डरते हैं कि खेत छूट जाएंगे। रामचंद्र के चले जाने पर नीरू को एक जबरदस्त धक्का लगा। वह उस जगह जाकर अवस्थित हुई जहां उसकी अक्लेद नारी सत्ता है, समस्त विश्व की नारियों की एक ही चेतन संस्कृति जो स्वयं रीति नीतियों का सृजन करती है और तदनुकूल चलने की शिक्षा देती है। चिरू ने सोचा, रीतियों की जो रंगीन साड़ियां समय समय पर शोभा वृद्धि के लिए वह पहनती हैं, वे आत्मिक सौंदर्य पर पर्दा डाल देती हैं। यहाँ तक कि देह का भी पूरा सौष्ठव उनके कारण स्पष्ट नहीं होता। पुनः चिक के भीतर की महिला की तरह यह दूसरे के मुख की रूपरेखा थी साफ नहीं देख पाती। सोचा, जिन सामाजिक रीतियों के कारण कुमार जैसे शिक्षित मनुष्य को पीड़ा पहुंचती है, उनका समर्थन करके वस्तुतः ज्ञान की ओर बढ़ने का उसने विरोध किया है। यह रीति के अनुसार धर्म नहीं, जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिला, वह समझदार के सहारे की आशा करता है। अगर वहां से भी निराश हुआ तो चाहे जितने भी पुष्ट और अनुकूल तत्वों पर वह समझदार अवलंबित हो, एकाएक प्रबल भूकंप से गिरे सुदृढ़ ऊंचे सौंधों की तरह वे तत्व नष्ट भ्रष्ट हो अपनी आदिम सत्ता में पर्यवसित होते रहते हैं। वह जमींदार है, उसका पहला कर्तव्य पीड़ित की रक्षा करना है। फिर कुमार देश और काल के अनुसार गुण भी धारण करता है, जो देश और काल की पीड़ा के मिटाने वाले हैं। ऐसे मनुष्य ने मनुष्यता के मार्ग पर क्या सोचा होगा उसके लिए। नीरू क्षुब्ध हो उठी, कल्पना में देखने लगी कि सहायक शिक्षित की दृष्टि गांव की दृष्टि से फिर रही है, बड़े स्नेह से उनसे सहयोग चाहती है, उन्हें क्षुद्र सीमा से बंधी रहने का ज्ञान देकर बृहत्तर की तरफ ले चलने के लिए, अपने बड़प्पन को भूलकर उन्हें अपने में मिलाने के लिए। फिर भी चारों ओर से दृष्टियों द्वारा जहर उस पर क्षिप्त होता हुआ शिक्षित चुपचाप सहन करता हुआ, मन ही मन उनके प्रसार की कामना करता हुआ, उन्हीं की अवज्ञा के फलस्वरूप हमेशा के लिए अपनी प्रिय पितृभूमि से नतमस्तक हो चलता हुआ देखा। वह दृष्टि सहानुभूति की आशा से नीरू पर भी स्थित हुई थी। उसे समझदार समझा था, पर वह हल्की तुष्ट करने वाली दृष्टि उसे भी भार मालूम दी। उसने भी उसका तिरस्कार किया। वह उस पर से भी उसी धैर्य के साथ उठ गई। देखा, उन आंखों में घृणा नहीं केवल एक समझ है। वह दृष्टि की समझ उसके समस्त पर्दे पार कर जहां वह अचल रीतियों की गोद में बैठी हुई उन्हीं की तरह दुबल हो रही है, वहां तक पहुंचकर उसे देख चुकी है। बड़ी ग्लानि हुई, वह इतनी दुर्बल है। इतनी सहानुभूति करते ही जैसे वही दृष्टि नीरू को प्राप्त हो गई, उसी दृष्टि से उसका तादात्म्य हो गया। वह जीवन के भीतर से क्षिप्रगति से उठने लगी और क्षण मात्र में वहां के समस्त के जीवन के ऊपर हो गई। उसने स्पष्ट अनुभव किया, वह वहां के सभी लोगों से ऊपर, बहुत ऊपर है। वहां के समस्त मनुष्य एक अंधकार में पड़े हैं। एक बार देखकर फिर न देख सकी, वहां न रह सकी। उस विकृति के प्रति उसे हार्दिक घृणा हुई। धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली और उसी दृष्टि को लिए हुए उसी उच्चता के चरणक्षेप से वहां का जो कुछ भी उसे स्पर्श करने के लिए आता है, यह सब जैसे कलंकित हो, गिरा देने वाला। वहां की आकृति, स्वर, सब जैसे प्रतिक्षण प्रति इंगित से अपने पतित होने की सूचना दे रहे हों। इन्हीं से वह सहयोग किए हुए है। और यह कौन सी सत्ता, कौन सी चीज है जिसने स्पर्श मात्र से मानव और अमानव, स्वर्ग और पृथ्वी का बोध करा दिया। नीरू उसी तरह भावनयना अपने पलंग पर बैठ गई। एक छोटी मेज पर दीपक जल रहा है। नीरू उसी ऊर्ध्व दृष्टि से देखने लगी जो जल सरोवर के किनारों से बंधा हुआ सरोवर का जल कहलाता है, न बहता हुआ। वह मुक्त मेघ से मुक्त होकर आया है और तब वाष्पाकार होता हुआ सरोवर के किनारों को छोड़कर ऊपर उठता मुक्त होता है। सोचा, उसी जल की कुछ बूंदें नदी में डाल दी जाएं तो वे नदी के जल की व्याख्या प्राप्त करती हैं। फिर समुद्र से मिलकर समुद्र के जल की इस तरह जल की व्याख्या विशेष भले दी जाए। है वह जल सूक्ष्म रूप में एक ही प्रकार, स्थूल रूप में कूप, सर, नदी, समुद्र का बनता हुआ भिन्न रूप, गुण और व्याख्या प्राप्त करने वाला। नीरू को हृदय का बल प्राप्त हुआ। वह कुमार को चाहती है। उसने दृढ़ कुमारी की तरह सोचा। कुमार ने भी उसे देखा है, वह भी प्यार करता है या नहीं, वह नहीं जानती।
पर दृष्टि से पहले ही दर्शन में जो कुछ कुमार से उसे मिला है, उसकी अतिरिक्त प्यार की दूसरी व्याख्या वह मानने के लिए तैयार नहीं। अगर होगी भी तो भी वह उस पहली अनुभूति की तरफ होगी, उसी को पाने की इच्छा रखेगी। संसार में भी वह वस्तु हृदय में वैसी मधुरता भर देने वाली उसे नहीं मिली। यामिनी उस तत्व के मुकाबले एक जड़ विशेष है। वही विद्वान उसके मकान में जूता पालिश करने के लिए गया था। यह कितना बड़ा आदर्श है। ब्राह्मणत्व का कहीं नामात्र के लिए अहंकार नहीं। यूरोप की शिक्षा का ज्वलंत उदाहरण। कहाँ विश्वविद्यालय के सामान्य पद की प्रतियोगिता, कहाँ सामान्य जूता पालिश करना। एक ही व्यक्ति इन दोनों कार्यों की समता रखता हुआ। कहाँ यह और कहाँ यामिनी, आत्मसम्मान लोलुप मनुष्य का रूप मात्र रखने वाला। कुमार अविवाहित है। मैं कुमार को चाहती हूँ, भले वह बंगाली नहीं पर मनुष्य है। कुछ हो या ना हो मैं चाहती हूँ। पहली बात यह है। सोचती हुई नीरू कुछ तन कर बैठी। मेरे हैं कौन, मैं लज्जा करूं भी क्यों। विवाह मन का है, मेरा मन जिसे नहीं चाहता, मैं क्यों उससे विवाह करूं। साथ ही नीरू को गाली देने वाली बात याद आई। सोचा वह गाकर चिढ़ाने वाला कुमार ही होगा। कुमार शब्द के अस्फुट उच्चारण में वह आत्मसंप्रदान कर रही थी। कितना चालाक है। मैं जब गई तब मौन। माँ की जब ऐसी बंगला है तब उसकी क्यों ना वैसी होगी। मैं अगर मिलूं भी तो क्या बुरा है। वे मुझे लड़की समझती हैं, इसीलिए बुलाया थी। मैं नहीं जा सकती थी। कमजोरी यह ठीक नहीं, लज्जा अनुचित थी। पहले तो पति को बुलाते भी किसी को लज्जा नहीं लगी, न रुक्मण को लगी, न संयोबिता को। वह मेरी कमजोरी थी। दादा हैं बस, मैं उनका अहित तो चाहती नहीं। फिर उनके सामने मेरी आंखें क्यों झुकें। अपने लिए मैं जैसा उचित समझती हूँ क्यों नहीं कर सकती। मुझे उनसे मिलना चाहिए। अभी वे दई ना होंगी। अगर मैं बुलाऊं तो ठीक नहीं, क्योंकि पहले वे बुला चुकी हैं। जमींदारी का अभिमान सूचित होगा। फिर हम लोग गुनहगार हैं। अत्याचार इधर से हुआ है, उन्होंने सहन किया है। चिरू ने दासी को बुलाया। आने पर नीली को बुला लाने के लिए कहा। नीरू की इच्छा चलते चलते रामचंद्र की मां से मिलने की हुई। रामचंद्र के आने के बाद यह मालूम कर कि कुमार बाबू आए हुए हैं। नीली रामचंद्र के जाने से पहले उसके घर पहुंची और अब तक वहां पुरानी पड़ गई। जितनी बातें पेट में थीं और कहने लायक उसने समझी सब कह दी, और जानने लायक जो उसे मालूम थी सब पूछ लें। कुमार से नीली का ऐसा अकृत्रिम व्यवहार देखकर सावित्री देवी को दुख के समय भी हंसी आ गई। पुत्र के कार्य वैचित्र से उन्हें प्रसन्नता हुई। नीली से उन्होंने भी बहुत सी बातें की और भोजन कराया। सावित्री देवी ने नीली से कहा, तुम्हारी दीदी हमें गरीब जानकर हमारे यहाँ नहीं आई क्यों। नीली मुस्कुराकर रह गई। सावित्री देवी उसे उभारने के लिए फिर बोली, तुम्ही ने मना कर दिया है, लोग कहते थे। चेली ने मार्जित गले से प्रतिवाद कर दिया, मैंने तो उन्हें और चलने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि दादा ने तो जाने के लिए कह भी दिया है, पर दीदी फिर न जाने क्यों नहीं आई। कुमार मुस्कुराया। सावित्री देवी इतने से दूर तक समझ गईं, पर संदेह ना रहे। इस विचार से कहा, तुम्हारे दादा कौन बड़े ज्योतिषी हैं। जब तुमने बताया तब मालूम हुआ कि तुम्हारी दीदी वहां जा रही है। मैंने पहले कब कहा, दादा ने पूछा तब कहा। छड़ी निश्चिंत हो गई। देवी सावित्री का अनुमान पूरा उतरा। इस तरह नीली दरबार जमाए हुए थी। इसी समय नीरू की दासी गई और बुलाती है कहकर चुपचाप साथ लेकर बाहर चली आई। नीली इस बार भी दासी से पहले हांफती हुई बहन के पास पहुंची और पूछा, दीदी तुमने बुलाया है। हाँ, तू गई कहाँ थी। कुमार बाबू के यहाँ। पलंग से बंधा मसहरी बांधने वाला लट्ठा पकड़े नाचती हुई जैसे प्रसन्नता से नीली ने कहा, लड्डू बट रहे थे न कुमार बाबू के यहाँ। स्नेह के स्वर से नीरू ने कहा। नीली विषम दृष्टि से देखती रही। हंसकर नीरू ने पूछा, क्या बातें हुई कुमार बाबू से। नीली फिर भी कुछ न बोली। नीरू ने कहा, मैंने तुझे बुलाया था भेजने के लिए कुमार बाबू के यहाँ, पर तू हो आई, अब क्या जाएगी। जाऊंगी क्यों नहीं, सीधी होकर नीली ने कहा। तो पहले बता कि वहाँ क्या बातें हुई। कुमार बाबू ने कहा, हमारे गांव के जमींदार की बहन आ गई। फिर कुमार बाबू की माँ ने कहा, गांव भर को खिला रही हैं, हमें पूछा भी नहीं। फिर मलिकवा की माँ गई और चलने के लिए कहा। कुमार बाबू उसे साथ ले जाने को राजी हो गए। फिर मैंने कुमार बाबू से उनका पता पूछा। नीरू मन ही मन खिल गई। कहा, वहां भी अड्डा जमाने का विचार है। क्यों, क्या कहा। 57 नंबर लाटूश रोड। फिर कुमार बाबू की माँ ने कहा कि इसने मना कर दिया है, इसलिए इसकी बहन नहीं आई। मैंने कहा, नहीं दीदी तो आ रही थी। दीदी तो आ रही थी, नॉनसेंस। नहीं, मैंने कहा, दादा से बातें हुई थीं, दादा ने बात को जाने के लिए कहा भी था, पर। फिर कुमार बाबू की माँ बोली, फिर तुम्हारी दीदी नहीं आई क्यों। चरुपमा लज्जा से वहीं कर गई। चलने का विचार जाता रहा। नीली का कान पकड़ा पर धीरे से खींचकर छोड़ दिया। मन में सोचा, इसने न जाने और क्या क्या कहा हो। फिर पूछा, फिर क्या हुआ। फिर मुझे खाना खिलाया। कुमार बाबू यहाँ खाना नहीं खाएंगे, चाह का पानी पीना पड़ेगा, इसलिए
स्टेशन पर खाएंगे। निरुपमा गंभीर हो गई। दासी खाने के लिए बुलाने आई। नीरू ने कहा, नीली को ले जा, भोजन महाराज से यहीं रख जाने के लिए कह दे, कुछ देर बाद खाऊंगी। नीरू की इच्छा खाने की न थी, पर नीली के सामने ना कह सकी। नीली चली गई। नीरू सोचती रही। रामचंद्र मलिकवा की माँ और अपनी माँ को लेकर कुमार लखनऊ चला गया। गांव में किसी से मिला भी नहीं। पहले से वह इसी धातु का बना हुआ है, किसी की समझ पर दबाव डाले उसका ऐसा स्वभाव नहीं। जब परीक्षाएं पास की और एक सुंदर कन्या के धनी पिता, भावी जामाता की कानपुर की इमारतें और विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ पदवी देखकर उसके पिता के पास आए और कन्या के साथ दान में यथेष्ट धन देकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा। पिता विवाह के पक्ष में हो गए। माता की आंखों में भी अदृश्य बहू का मुख कुछ कुछ दृश्य हो चला। विवाह के लिए वे ललचा उठी। उसने किसी की समझ पर नासमझी नहीं की, सीधे विलायत की तरफ देखा। विलायत का नाम सुनकर कन्या के पिता खिंचे। वे ऐसे न थे कि जो धन देकर धर्म भी देते। विलायत से लौटकर भारत के बृहत्तर समाज पर जो कल्पनाएं उसने की थीं, जाति निर्माण का जो नक्शा खींचा था, इस पददलित धारा पर उसकी सहानुभूति की धारा जिस वेग से बहती थी, जिस सहृदयता से वह शिक्षित मात्र को देखता था, वे सब जीविकार्जन के क्षेत्र पर उसके पदार्पण करते ही संकुचित होकर सूखकर अपने ही सूक्ष्म तत्व में विलीन हो गईं। पर उसने किसी की समझ पर नासमझी नहीं की। चुपचाप एक पेशा इख्तियार कर लिया जहां किसी को धोखा खाने की बात न थी। बीच रास्ते पर उसका व्यवसाय लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जब माँ की चिट्ठी मिली कि गांव में रहना दुश्वार है, शायद लोग जमींदार पर दबाव डाल रहे हैं कि कुएं से पानी भरने न दिया जाए, तब ऊंची ऊंची किताब और ऊंचे ऊंचे मनुष्यों की व्यवहार की इस जानकारी ने तुच्छ जमींदार और गांव वालों के उस विरोध को उनकी स्थिति के अनुकूल हुआ जानकर उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप गांव वालों को अपने साथ ले आया, यह समझकर कि जूते की पालिश रोटियों का सवाल अच्छी तरह हल कर लेती है और उसकी माँ जैसी मार्जित है, उनके विचारों को कोबरा की स्याही न लगेगी। रामचंद्र के अभी अपने विचार कुछ नहीं, भविष्य में उनकी अधिक पुष्टि की आशा है। केवल मलिकवा की माँ की चिंता हुई कि कहीं उसकी समझ कुंद ना हो जाए। उसे गांव में कष्ट था, विशेष काम कर नहीं सकती थी। उसका लड़का जब पक्ष लिए हुए मरा तब पक्ष छोड़ना ठीक नहीं, इस विचार से माँ बराबर उसे खाने पीने को देती रही। चलते समय बुलाकर कहकर रोकर उसकी आग्रह करने पर साथ लेकर आई। अब उसकी समझ को धक्का न लगे, इस विचार से उसने रामचंद्र से मजाक में कहा, ब्रश और ब्रांकों की वस्तु का अगर तू निर्देश न करेगा तो मलिकवा की माँ इस जिंदगी में न समझ पाएगी कि मैं क्या करता हूँ। कहकर दूसरे दिन अपने जीविकार्जन के महास्त्र लेकर बाहर निकला। लखनऊ में कुमार अब तक काफी प्रसिद्ध हो चुका है। हैट कोट पहनकर रास्ते पर बैठकर जूता पालिश करने वाला मामूली आदमी नहीं, फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है। कोई कोई कहते हैं विलायत भी गया हुआ है, अंग्रेजी खत्म किए हुए है। यह देश को शिक्षा देने के लिए ऐसा करता है कि न कोई बड़ा है न छोटा। यह चर्चा घर घर है। चमार जिस रास्ते से वह निकलता है, चौकन्ने होकर देखते हैं। चमार 4 पैसे लेते थे, वह 1 पैसा लेता है। बाजार तब से गिर गया है। लोग चमारों को हेय दृष्टि से देखते हैं। छावनी में कुमार की बड़ी कद्र है। गोरे बड़ी प्रीति से उसे कान देते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। वह भी यूरोप की तरह तरह की उन्हें पसंद आने वाली बातें सुनाता है। बंगलों में भी जाया करता है। सभी जगह यथेष्ट आमदनी होती है। उसके सीधे निर्भिमान, प्रसन्न और प्रिय स्वभाव को सभी प्यार करते हैं। कभी कभी लोग चारों ओर से घेर कर विस्मय, आदर और स्नेह की दृष्टि से देखते रहते हैं। आज वह बंगलों की तरफ चला। कमल साधारण घरेलू सुंदर पहनावे में सजी फाटक के पास खड़ी हुई आकाश भरकर उतरती हुई वर्षा की पीन श्यामत छवि एकटक देख रही थी। मुख पर काव्य का नैसर्गिक प्रकाश पड़ा पृथ्वी और स्वर्ग को एक कर रहा था। कुमार ने देखा, मन में निश्चय हुआ कि यह विदुषी है। अपने कार्य के लिए आगे बढ़ा। आहट पा कमल ने उसी भाव की दृष्टि से देखा। कुमार ने अंग्रेजी में कहा, जूते पालिश करता हूँ, आप देखकर खुश होंगी, मेहनत बहुत कम लेता हूँ। कमल भाव की आंखों से मुस्कुराकर सोचने लगी, यह चमार है, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली है। हिंदी में पूछा, तुम्हारा नाम? कृष्ण कुमार, नम्रतापूर्वक कुमार ने कहा। कृष्ण कुमार चमार सानुप्रास है। मन में सोचकर खुलकर कहा, बड़ा अच्छा नाम है, अब तुम लोग भी अच्छे नाम रखने लगे। सोचती हुई गंभीर होकर बोली, यह देश की उन्नति के लक्षण है। जी हाँ, सारा मतलब समझकर मुस्कुराते हुए कुमार ने कहा, लेकिन तुम मुझसे अंग्रेजी क्यों बोले? मैंने कहा, मेम साहब नाराज न हो, मैं मेम साहब नहीं। कुमार कुछ न बोला। कमल ने भाव स्पष्ट कर दिया, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मुझसे गलती हुई, क्षमा चाहते हुए जैसे कुमार ने कहा। कमल लापरवाही से बंगले के सामने वाले टेनिस ग्राउंड की ओर बढ़ी। पीछे पीछे कुमार।
तुम अंग्रेजी साफ बोलते हो। किसी साहब के यहाँ थे शायद। कुमार को बड़ा बुरा लगा, पर प्रश्नकर्ची का अनुमान व्यर्थ नहीं सोचकर कहा, नहीं मैंने पढ़ी है। इसे स्पर्धा समझकर BA फाइनल की विद्यार्थिनी कमल ने दबाने के भाव से कुछ तिरछे देखते हुए उंगली जरा ऊपर को उठाकर पूछा, वह क्या है? काम की तलाश में आकर परीक्षा देते हुए कुमार को बुरा लगा, जैसे कोई बच्चे से पूछ रहा हो। पुनः वह चमार है, इसलिए बड़ी सभी बातें उसके लिए अनावश्यक अप्रत्याशित सी हो रही हैं। व्यक्ति होकर वह पद और मर्यादा में बड़ा नहीं तो बराबर है, पर यह विचार भी नहीं रहा। नहीं तो उंगली उठाकर इस तरह प्रश्न करने का क्या अर्थ सोचकर यथाभ्यास क्षोभ को दबाकर कहा, बादल, हाँ, इस पर 5 मिनट जरा अंग्रेजी में बोलो। प्रश्नकर्ची को गंभीर मुद्रा वैषम्य की दृष्टि से देखता हुआ कुमार बोला, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास हो रहा है। नहीं, मैं तुमसे हरिभजन ही कराना चाहती हूँ, इसलिए कहती हूँ। लेकिन पारिश्रमिक तो कपास ओटने से ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका तो बहुत ज्यादा पारिश्रमिक होगा। जब तुम पास होगे तो कितना पारिश्रमिक मिलेगा? अगर मैं पास हुओं में सबसे आगे रहा? कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। कमल चौंक कर देखने लगी, कहा, तुम जितनी आशा रखते हो उतना मुझे संदेह है, पर 200 रुपए समझ लो। कुमार प्रसन्न हो गया, बोला, संदेह ठीक है, पर भ्रम सभी को होता है। अच्छा, आपका आदर्श किस कोटि का होगा? अच्छी अंग्रेजी का आदर्श तुम्हें मालूम होगा तो मुझे समझने में दिक्कत ना होगी। तुम सीधी कहो या सजी हुई। विषय तो सजी हुई का ही है। सही यह और पूछता हूँ कि आपके विषय पर अंग्रेजी के कवियों का कहना और उसका हवाला सुनाऊं या अपनी तरफ से कहूँ? अवश्य आप। बादल पर वैज्ञानिक व्याख्या नहीं सुनना चाहती। कमल को जैसे कुछ होश हुआ, पूछा, तुम्हें कहाँ तक पढ़ी है अंग्रेजी? मैं लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हूँ, अंग्रेजी साहित्य का। कुमार का परुष न छिप सका। कमल लज्जित हो गई, नम्र हंसती हुई बोली, तो आपने यह कैसा स्वांग रच रखा है? स्वांग नहीं, यह मेरे साथ भारत का सच्चा रूप है। कमल भाव में डूबी हुई खड़ी रही। गौरव अपनी महत्ता में भरकर उसे हृदय की दृष्टि से विद्या का प्रांजल प्रकृत पथ दिखाता रहा, जिससे कुमार उसके पास चलकर आया था। नत होकर बोली, मैं BA फाइनल की विद्यार्थिनी हूँ। आइए मैं बाबा से कहती हूँ आप 200 मासिक लीजिए, मुझे सुबह 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ा जाया कीजिए। कहकर अपने बंगले की ओर चलती हुई, आप अवश्य हिंदू हैं? नथ मुस्कुराहट से हाँ शिष्या के विचार मात्र से कुमार अपना कह सका। आपकी जाति? कान्य कुब्ज ब्राह्मण। कुमार के भार से झुकी हुई कमल एक कुर्सी की ओर बैठने का इंगित कर पिता के कमरे में गई और संसार के 8वें विस्मय की चर्चा से पिता को बाहर ले आई। बंगला में कहा, ये डॉक्टर कृष्ण कुमार कान्य कुब्ज ब्राह्मण हैं, लंदन के डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हैं। जगह न मिलने से यह पेशा इख्तियार किया है। कुमार का ब्रश उठाकर दिखाया, जूता पॉलिश करते हैं, मैं इनसे अंग्रेजी पढ़ूंगी। कहा है सुबह 2 घंटे के लिए 200 मासिक पर। दिनेश बाबू प्रसिद्ध वकील थे, कई हजार मासिक की वकालत थी। मनोविज्ञान के पूरे जानकार, ऐश्वर्य और सम्मान सबके ऊपर उनकी प्यारी कन्या प्रतिष्ठित थी। ब्रह्म समाजी थे, अतः किसी तरह विचलित न हुए। सोचा, कमल इस युवक को प्यार करती है, यदि भविष्य में दोनों सदा के लिए बंध भी गए तो बुरा क्या है। युवक विद्वान और सुंदर है, पुनः ब्राह्मण है, अवश्य इसका सामाजिक बहिष्कार हुआ होगा। ब्रह्म समाज को एक योग्य मनुष्य प्राप्त हो सकता है। कमल की बातें स्वीकार कर देर तक कुमार से बातें करते रहे और बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मभोज के दूसरे दिन निरुपमा नीली को लेकर लौट आई। चित्त में समाज के विरोध में जगा हुआ क्षोभ बराबर उसे बहका रहा था। सोच रही थी, प्राणों की मैत्री के लिए समाज की आवश्यकता है, वैषम्य की सृष्टि करे इसके लिए नहीं। जो समाज शांति नहीं दे सकता उसका त्याग करना ही उचित है, और विवाह जो जीवन की ऋतु कुंचित गति को सहज साध्य और रसमय करने के लिए है। अगर रत्ती भर अनुकूल न हुआ, सारी वृत्तियां विरोध पर रहीं, तो किसी नीति या लोक रुचि के विचार से करना आत्महत्या तुल्य होगा। चरु कक्ष में बैठी थी, विचार के बाद ही उसे वृंत म्लान होते हुए स्थल पद्म की याद आई। उसी का चित्र देखती हुई मन में मुस्कुराई। नारी का रहस्य पूर्ण हृदय सहसा अपार शक्ति चमत्कार से जैसे खुल गया। सांत्वना मिली, कक्ष के चरोखे खुले थे, वर्षा की आर्द्र वायु बहती हुई एकाएक दृष्टि उस स्थान पर गई जहां कुमार को सर्वस्व दान वाली दृष्टि से देखा था। एक गर्म सांस सिक्त वायु से मिलकर बह गई। निर्जन बैठी हुई उसी जगह को देखती रही। कल्पना की कलियों की कितनी प्यालियां भरती ढुलकती रहीं। इसी समय दासी आई। नीरू ने नीली को बुला लाने के लिए कहा। खुद उठकर आईने के सामने खड़ी होकर बाल ठीक कर लिए। क्या है दीदी? चपल आती हुई नीली ने पूछा। चल टहल आएं, कहती हुई नीरू जूते पहनने लगी। हाथ पकड़ घर से बाहर होकर सड़क पर आते ही पूछा, नीली, कुमार बाबू का पता मालूम है? हाँ। खुश होकर गर्दन टेढ़ी कर नीली ने कहा, तू अभी गई तो नहीं? नीली हो आई थी।
घर आने के आधे घंटे बाद पहले पता लगाने गई थी, लेकिन भीतर नहीं गई। सिर्फ मकान पहचान कर चली आई थी। बोली सिर्फ मकान देखने गई थी। नीरू संतुष्ट होकर चली गई। नीली के मन में किसी प्रकार के उद्वेग का कारण न रह गया। हिवेट रोड से लाटूश रोड और क्रमशः कुमार बाबू के मकान के पास दीदी को लेकर खड़ा कर दिया। बोली यही है, आवाज दे। लज्जित स्वर से नीरू ने उत्साह दिया। नीली दरवाजा भड़बड़ाती आवाज देती रही। रामचंद्र ने आकर दरवाजा खोल दिया और नीरू को देखकर भीतर बुलाए बगैर माँ के पास खबर देने के लिए दौड़ा गया। भीतर जाने की यह मुमानियत नहीं, बल्कि बड़ी आवभगत है, यह नीरू उसी वक्त समझ गई और धीरे धीरे लज्जिता नवधू की तरह पैर रखती बढ़ती रही। तब तक देवी सावित्री आ गईं और बंगला में आओ आओ कहकर हाथ पकड़कर बड़े स्नेह से भीतर ले चली। नीली आंगन में पहुंचकर रामचंद्र से आलाप परिचय करने लगी। रामचंद्र के गांव से लखनऊ का जो फर्क है, उसी हिसाब से अपने को श्रेष्ठ नागरिक मानकर पूछा, लखनऊ कैसा है? रामचंद्र नीली से दबने वाला न था। स्वर की पहचान करते उसे दिक्कत न हुई। बोला कलकत्ते के मुकाबले कूड़ा खाना। नीरू ने देखा, छोटा पर सुघर घर है, हवादार 2 मंजिला। इसके गृहस्थ की साधारण अवस्था होने पर भी कलाप्रियता स्पष्ट है। इसकी प्रत्येक सजावट कहती है। सारी चीजें कायदे से रखी हुई, देशी विलायती फूलों के गमले बरामदे में, पलंग बिस्तर कपड़े साफ। देखती हुई नीरू ने पूछा, माँ यह सब आप पर सजाया हुआ है? शुद्ध हिंदी में नीरू ने पूछा, सावित्री देवी के साथ 2 मंजिले के सोने वाले कमरे में मकान देखकर जाती हुई। नहीं माँ, मेरे आने से पहले सजावट के सामान कुमार ने ले रखे थे। घर की चीजें ले आकर मैंने सुथरे ढंग से लगा दी है। सावित्री देवी स्नेह से देखती हुई बंगला मिले संबोधन से हिंदी में बोली। बिछे पलंग पर हाथ पकड़कर नीरू को बैठाती हुई, यह कुमार का पलंग है कहकर परीक्षा की दृष्टि से देखने लगी। बैठी हुई लज्जित नीरू सप्रतिभ हुई कुमारी कंठ से बोली, अब आपको बड़ा कष्ट होता है। गांव में कितना काम आप करती थी, यहाँ कुछ सुविधा हुआ, पर कुमार बाबू की शादी आप क्यों नहीं करती? उन्हें अपने समाज में लड़की मिलना मुश्किल है। इस भाव को दबाकर सावित्री देवी ने कहा, कुमार होश संभाल कर अपनी इच्छा से चल रहा है। इसके विलायत जाने में उसके पिता की राय न थी। उसे खिन्न देखकर मैंने समझाया, जो कुछ थोड़ा सा था भविष्य के अवलंब के रूप में, वह कई साल कुमार के विलायत रहने पर खर्च हो गया। फिर उसके लौटने पर जो मुसीबतें आईं वे तुम्हें मालूम है। और अब मेरी रुचि का तो रहा नहीं, जैसा समझेगा करेगा, लेकिन दुनिया में दूसरे की रुचि भी देखनी पड़ती है। अगर किसी को, नीरू एकाएक रुक गई, जैसे उसके बनाते बनाते विषय स्वयं स्वतंत्र होकर बिगड़ा जा रहा हो। सावित्री देवी ने कहा, हाँ माँ ठीक कहती हो, संसार में दूसरे की भी रुचि देखनी पड़ती है। अगर किसी को कुमार प्यार करता होगा तो उसकी रुचि के अनुसार भी उसे चलना होगा। मेल की यही मानी है। अच्छा माँ, कुमार बाबू तो विलायत हो आए हैं, जरूर यहाँ उनके मन में मेम का रूप होगा। अगर वे मेम ले आए या किसी एंग्लो इंडियन लड़की से शादी करें तो आपको बड़ी अड़चन होगी। कहकर नीरू मर्म में छिपी हुई सावित्री देवी को बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई मुस्कुराई। अड़चन क्यों होगी माँ? पुत्र कन्या का जिस पर स्नेह होता है उसकी ओर स्वभावतः माँ की स्नेह धारा बहती है। यदि उस धारा के काटने के क्षुद्र कारण न हुए। सावित्री देवी बाजार से मिठाई नमकीन मंगाने के पैसे निकालने चली। फिर बाहर जाकर रामचंद्र को देकर अस्फुट शब्दों में जल्द ले आने के लिए कहकर भीतर आई। उनके कुर्सी पर बैठने पर नीरू ने कहा, माँ मैं रामपुर की जमींदार हूँ। फिर भी जमींदारी की तरफ से आप पर जो अत्याचार हुए हैं, आपके बाग और जमीन बेदखल किए गए हैं, आपको दूसरी तकलीफें पहुंचाई गई हैं, इनका ज्ञान मुझे न था। इन सब के लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ। आपने मुझे बुलाया था, फिर भी मैं आपके यहाँ नहीं आ सकी। दादा का कहना था कि दूसरे भी बुलाएंगे और जाना होगा, न जाना व्यवहार के विरुद्ध होगा। मलिकवा की माँ पान लगा कर ले आई, तश्तरी बगल में रख दी। नीरू ने एक इलायची उठा ली और मलिकवा की माँ को देखकर दुखी होकर गर्दन झुकाकर सोचने लगी। क्षमा क्या है माँ? मलिकवा की मृत्यु तथा अपने दुखों की स्मृति से गंभीर होकर सावित्री देवी ने कहा, तुम्हारा था, तुम्हारा हुआ। ईश्वर जब स्नेह का धन बुढ़ापे का सहारा भी माता पिता से छीन लेता है, तब वैसे साधारण अधिकार के जाने का क्या क्षोभ। मलिकवा की माँ को देखो। कुछ देर सहानुभूतिजनक मौन छाया रहा। मलिकवा की माँ खड़ी थी, आंखों से आंसू झरने लगे। वह बाजार चली गई। वाह, तुम्हें देखकर वह विचार मन में नहीं आता कि तुम दूसरे घर की हो। रामचंद्र के लिए जो स्नेह तुम्हारा बहता है, उसी स्नेह का प्रवाह तुम्हारी दृष्टि से आता हुआ मैं अनुभव करती हूँ। तुम्हारी दृष्टि को मेरे सत्य और असत्य का पता अवश्य लग जाएगा, और मैं बड़प्पन नहीं जता रही। ये तुम समझती हो, और तुम्हारे सामने सदैव मेरा छुटपन ही तुम्हारा श्रेष्ठ दान स्नेह प्राप्त करेगा। कुमार बाबू की रुचि में मैं बाधा नहीं डालती, पर रामचंद्र की पढ़ाई के लिए हुई मेरी सेवा, जो उन्हें मंजूर नहीं हुई,
इसके क्या यही मानी नहीं कि मुझे समझाया कि रामचंद्र पर उन्हीं का अधिकार है। खैर, मैं उनके अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मेरा जो अधिकार था उसका मैंने भी उचित प्रयोग किया है। आपके बाग और खेत ज्यों के त्यों आपके होंगे। जमींदार ने उन पर से अपना कब्जा उठा लिया है। आप कहें तो बाग की हैसियत जो नहीं रही ठीक करा दी जाए। सावित्री देवी स्नेह से पूर्ण हो मधुर स्वर से बोली, माँ, तुम्हारी सहानुभूति दूसरे को ठीक नहीं समझती है। मुझे उसकी पहचान है, पर यह ठीक नहीं। गांव में सभी तुम्हारे हैं, सबके लिए तुम्हारा एक ही भाव होना चाहिए। दूसरे इससे दुखी होंगे। कानून वह सब तुम्हारा है। मुझे मिलना होता तो कानून तुम्हें मिली होती। सावित्री देवी ने सीधे विचार से कहा। चिरू हृदय की गहनता में निश्चल थी, स्वल्प लज्जित हो गई। अपने को कुमारी रूप से फिर संवार कर बोली, मलिकवा की माँ को 3 बीघे माफी देने का प्रबंध मैंने कर दिया है। वह जब तक जिएगी खाएगी। मैं आपसे और कुछ कहना चाहती थी। आपने पहले ही मुझे चोट पहुंचाकर निराश कर दिया। चोट नहीं, मैं कायदे की बात कर रही थी। पर तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं कहती हूँ, जैसा तुमने दावा पेश किया है, रामचंद्र पर तुम्हारा वैसा ही अधिकार है जैसा कुमार का। तुम्हें जो कुछ देना है रामचंद्र को दो। मैं उसे लेने के लिए कहूंगी और उसे तुम्हारी दी वस्तु संपत्ति लेते हुए खुशी होगी। मैं जानती हूँ। प्रसन्न होकर नीरू मुस्कुराई, कहा, बाग और खेत तो हुए ही रामचंद्र बाबू के। आपके 2 मकान भी कानपुर में हैं। हाँ। कुछ व्याकुल होकर सावित्री देवी ने कहा, कुमार की पढ़ाई के खर्च में रहन किए गए थे। हाँ, महाजन को रुपए की जरूरत है। मैं रुपए देकर रजिस्ट्री खरीद रही हूँ। वे मकान भी रामचंद्र बाबू को मिलेंगे। सावित्री देवी सविस्मय मुंह की ओर ताकती रह गईं। इसी समय मलिकवा की माँ कुछ पूछने के लिए सावित्री देवी को बुलाने आई। उन्होंने संयत प्रसन्नता से पूछा, मलिकवा की अम्मा पहचानती हैं? गांव की मालकिन है। मलिकवा की माँ ने सिर हिलाकर सूचित किया कि पहचानती है। मुस्कुराकर सावित्री देवी ने कहा, 3 बीघा माफी तुझे इन्होंने दी है। माथा टेक कर पैरों पड़। मलिकवा की माँ विक्षिप्त आश्वासन से हंसकर उसी तरह पैरों पड़ी। उसी समय बाहर गया हुआ रामचंद्र आया और 2 मंजिल के आंगन से माँ को आवाज दी। नीली रामचंद्र के साथ रह गई थी। कमल भीतर कपड़े बदल रही थी। बाहर कुमार प्रतीक्षा करता हुआ। नए नए संबंध की घनिष्ठता की डोर कमल के स्नेह कर में जो थी, कुमार उससे बंधता जा रहा था। उसने बुलाया था, वह गया हुआ है। यद्यपि कुमार पहले से प्रकृति का पूरा स्वतंत्र था, फिर भी इधर की परिस्थिति ने उसके लिए लक्ष्य विशेष नहीं रखा। कमल सचकर बाहर निकली और कहा, बड़ा अच्छा मौसम है ना? नीचे ऊपर देखती हुई। कुमार ने भी नीचे ऊपर देखा और कहा, हाँ, आकाश और पृथ्वी दोनों का पेट भरा हुआ है, इसलिए हंस रहे हैं। चलती हुई कमल बोली, आप लिखें तो सैटायर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपको किसके सैटायर पसंद हैं? ड्राइडम के? बहुत हैं। गंभीर शिक्षक के कंठ से कुमार ने कहा, आजकल तो ब्यूटी सैटायर की ही हो रही है। शाह की सारी बिट सैटायर में लगी है। तुम्हारी बंगला में इसके कई अच्छे लेखक हैं। रवि बाबू के सैटायर तो बड़े ही साफ उतरते हैं। आप बंगला साहित्य की भी जानकारी रखते हैं? चकित होकर कमल ने पूछा। हाँ, मैं वहीं इतना बड़ा हुआ, शिक्षा भी वहीं पाई, ग्रेजुएट मैं वहीं कलकत्ते का हूँ। बंगला मेरी वर्नाक्यूलर थी। मैंने कुछ अच्छी ही तरह बंगला साहित्य पढ़ा है। शिष्टाचार पूर्वक मंदोच्चारित शब्दों में कहा। अपनी एक खास कल्पना पर जोर देती हुई उल्लसित होकर कमल ने पूछा, आप बंगला गाते भी होंगे? हाँ, सोचकर खुश करने के अभिप्राय से कुमार ने कहा, पर गाना तो तुम लोगों का है, यानी स्वर जिन्हें स्वर्गीय दान के तौर पर बारीक मिला हुआ है। पुरुषों का गाना तो बात यह है कि ईश्वर ने स्त्रियों के कंठ में वीणा बांधकर उन्हें पृथ्वी पर उतारा है और पुरुषों के गले में हंडी। आप शायद कहें डूब मरने के लिए? तामे सटर से कुमार को देखती हुई कमल ने चोट की। नहीं, स्त्रियों की तारीफ करने के लिए, गंभीर होकर कुमार ने कहा। कमल लज्जित हो गई। कुमार ने पूछा, तुम तो गाती होगी कमल, मुझे भी अपना गाना सुनाओ एक दिन। अच्छा, लौटकर आज हमारे यहाँ खाना खाइए। आपको खाने में परहेज जरूर ना होगा। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में कुछ बंगाली खड़े थे। 2 एक कमल को जानते थे। यूं उसके पहनावे और चाल ढाल से जाहिर था कि वह ब्रह्म समाज की है। बंगाली हिंदू समाज के थे। कुमार के साथ कमल को देखकर मुस्कुराए और आपस में बातें करने लगे, जैसे सुनाकर कोई कौम छोड़ेंगी नहीं ब्रह्म समाजी छोकरियां। 6 महीने हुए। एक ने रावलपिंडी के सिख से शादी की। हाँ, शादी के दूसरे दिन ऐसा मंत्र फूंका कि उसने बाल वाल सब कटा दिए और बंगाली ढंग से धोती पहनकर निकला। अब देखो, काबुल और ईरान पहुंचती है। दोनों सुनते हुए निकल गए। कुमार गंभीर, कमल मुस्कुराती हुई। पढ़कर कमल ने पूछा, आपकी समझ में आया कुछ? हाँ, क्योंकि मैं काबुली या ईरानी नहीं हूँ, पर नहीं समझ में आता कि ब्रह्म समाज का यह विश्व प्रेम काबुली और ईरानियों को कैसे समझाएगी तरमिया। कमल लज्जित पग चलती गई। सोचकर कहा, यहाँ आपका अनुमान भी काम नहीं करता।
कहते हैं कवि लोग कल्पना में समझ लेते हैं सारी बातें। आप कवि होने की कोशिश कीजिए। तुम समझी नहीं। मैं कहता हूं कि कवि होकर मैं जैसे समझ गया, पर तरुमियों का मतलब समझने वाले ये अफगानी और ईरानी भी कवि होते हैं। कमल को जैसे भरपूर किसी ने गुदगुदा दिया। प्रसन्न हंसकर बोली, आपने थिएटर में पार्ट भी किया है, जान पड़ता है। कम से कम कॉलेज में ड्रामा जरूर खेले होंगे। ड्रामा भी खेले और सजीव एक्टिंग भी दिखाई, तुम देख चुकी हो। ईश्वर की कृपा पहले से मुझ पर ऐसी है कि जितने कदम उठाए सब पीछे की ओर शुमार किए गए। कमल समझे। हृदय में दुख की छाप पड़ते ही बात बदल दी। कहा, आप ईरानियों की कविता समझने की बात कर रहे थे। आप ये तो जानते हैं कि पेड़ों की भाषा और मेघमाला की भाषा भिन्न है, पर पेड़ों की प्यास, उनका आकर्षण मेघमाला समझती है और आर्द्र होकर उन पर स्नेह सिक्त धारा बरसाती है। सर्वभूमि के लिए उसका यह नियम नहीं। हाँ, मैं समझा, पर यह जरूर कहूंगा कि काबुली हृदय की प्यास बुझाने वाली कल्पना में काव्य रस अधिक है। वे गमार हैं, हम लोगों को बनाया करते हैं। ब्रह्म समाज का मुकाबला करें, देर है। आज भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, हर विषय के सर्वोत्कृष्ट योग्य। बीच में बात काटकर कमल को उत्तेजित जान कुमार ने कहा, इसमें क्या शक है। काव्य, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, राजनीति, यहाँ तक कि संपादकत्व में भी ब्रह्म समाज सबसे आगे है। मन में कहा, इसी तरह प्रेम में भी बढ़ गया तो क्या बुरा हुआ। खुलकर कहा, यह मेरा घर है। कमल बोली, आपका घर देखूंगी, आपकी माँ है, मिलूंगी उनसे, आइए। कहकर जीने से खटाखट चढ़ती हुई गई। पीछे पीछे कुमार 2 मंजिल पर गई। नीरू जलपान कर बैठी थी। देवी सावित्री, कुमार आ रहा है, जानकर बैठी रही। नीरू को देखकर एकाएक खुशी से उद्वेलित हो। अच्छा, तुम भी हो, कहकर मंदस्मित हाथ जोड़कर सावित्री देवी को नमस्कार किया। कुमार के पढ़ाने की खबर सावित्री देवी को मालूम हो चुकी थी। उठकर अपनी कुर्सी पर कमल को बैठाया। कुमार भी आ गया, परिचय करा दिया, पर कुमार के गले में उसका साधारण स्वर न था। सावित्री देवी ने एक बार नीरू को देखा। उसे निष्पलक अपूर्व भाव से कुमार को देखते हुए देखकर रामचंद्र को आवाज दी। रामचंद्र नीली के साथ छत पर खेलता हुआ बातें कर रहा था। माँ से दूसरे कमरे से कुर्सी ले आने की आज्ञा सुनकर उतर आया और कुर्सी लेने गया। कुर्सी पर कुमार को बैठने के लिए कहकर सावित्री देवी पलंग पर नीरू के एक बदल में बैठ गईं। नीली भी उतर आई और रामचंद्र के साथ बाहर वाले बरामदे से देखने लगी। माँ, इन्हें ही पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। श्री कमल सुषमा चटर्जी इनका नाम है। आदर के स्वरों में कुमार ने माँ से कमल को परिचित किया। कमल की बिल्कुल खुली हुई, निसरास, हवा हवा पर उड़ती हुई जल भारानत मेघमाला वाली प्रकृति के सामने सावित्री देवी एक अज्ञात दबाव से जैसे संकुचित हो गईं। उनके गृहस्थ जीवन में वैसी प्रकृति का परिचय न हुआ था। उनकी परिचित बंगाली समाज की महिलाओं का गृह की सीमा में ही कुशल, क्षिप्र, शिक्षित और उन्नत रूप था। ट्रम समाज का नाम वे सुन चुकी थीं और दूसरी बंगाली महिलाओं की तरह शिष्ट भाव से उन्हें ब्रह्मज्ञानी कहती थीं। उनके मन में निरु शिक्षित लड़कियों की चरम विकसित रूप थी। बिल्कुल मेम या मिस का स्वभाव उनकी प्रकृति पर एक अज्ञात दबाव छोड़ता था, जैसे उनकी संस्कृति की वह रूपरेखा नारी स्वभाव के प्रतिकूल मालूम देती हो। अपने में समाई हुई मधुर क्षीण स्वर से बोली, मैंने अनुमान कर लिया था। क्षण मात्र देर किए बिना आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा भाग 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।